हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 25 मार्च 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं। कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे देश के 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होंगे, किन के नाम की सिफारिश हुई है, किस पड़ोसी देश में हुए गृह युद्ध के दौरान ह्यूमन राइट्स जो वायलेशन हुए उसके खिलाफ प्रस्ताव हुआ था यूएनएचआरसी में, तो भारत मतदान से दूर रहा। उस देश के बारे में जानेंगे, वो क्या मामला था विस्तार से। इतिहास में पहली बार इंडियन आर्मी पाकिस्तान में सैन्य अभ्यास करने जा रही है, तो इसका क्या नाम है, एंटी टेरर जो एक्सरसाइज है उसका, और इसको एससीओ ऑर्गेनाइज करेगा, तो उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। खेल मंत्रालय ने भारतीय शैली के किस खेल संघ को राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दी है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और भी कई टॉपिक है, उन सब पे डिटेल डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन सबसे इम्पॉर्टेंट, देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश के लिए सीजेआई अरविंद शरद बोबडे ने सरकार को किसके नाम का प्रस्ताव भेजा है? आंसर होगा जस्टिस एन.वी. रमन्ना। ओके, देखिए अभी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं एस.ए. बोबडे, वो 23 अप्रैल 2021 को रिटायर हो रहे हैं अगले महीने। तो जो नेक्स्ट चीफ जस्टिस होंगे उनको 24 अप्रैल को शपथ लेना होगा। ओके, तो जस्टिस रमन्ना जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बोबडे के बाद सीनियर जस्टिस हैं, सीनियर जज हैं, तो इसलिए उनके नाम की सिफारिश अभी की गई है। और आपको बता दूं कि जो अभी तक प्रक्रिया रही है, परंपरा रही है, उसके मुताबिक चीफ जस्टिस जो हैं वो सीनियर मोस्ट जज का नाम भेजते हैं अगले सीजेआई के लिए। इसके बाद कानून मंत्रालय इस मामले को राष्ट्रपति के पास भेजता है और राष्ट्रपति मुहर लगा देते हैं। उसके बाद शपथ हो जाती है नए चीफ जस्टिस की। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत, पाकिस्तान और चीन समेत शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के सदस्यों ने वर्ष 2021 में एंटी टेरर एक्सरसाइज करने का फैसला किया है, तो इसका क्या नाम है? इसका नाम होगा, आंसर होगा पाब्बी एंटी टेरर 2021। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए भारत, पाकिस्तान, चीन सहित जो तमाम एससीओ के मेंबर कंट्री हैं उन सब ने ये फैसला किया। कहाँ पर? उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में अभी हाल ही में। तो वहाँ पर मीटिंग हुई थी रैट्स की, यानी रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर की, जो एससीओ के अंतर्गत आता है। तो इसी में ये फैसला हुआ है। और देखिए अगर भारत इस एंटी टेरर एक्सरसाइज में हिस्सा लेता है तो इतिहास में पहली बार होगा कि इंडियन आर्मी पाकिस्तान में जाकर एक्सरसाइज कर रही है, वो भी सैन्य एक्सरसाइज। तो पाकिस्तान में पब्बी कहाँ पर है उसके बारे में भी मैप के थ्रू आपको बताएंगे डिटेल में। उससे पहले एससीओ पर चर्चा कर लेते हैं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। देखिए इस संगठन की जो शुरुआत है वो शंघाई 5 ग्रुप के नाम से 96 में हुई थी, 1996 में। बाद में इस ग्रुप को एससीओ का नाम दे दिया गया, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, 2001 में। तो इसलिए स्थापना जो वर्ष है वो 2001 माना जाता है। तो किस तरह का ये संगठन है, ये सवाल होते हैं अक्सर। तो ये मिलिट्री, सिक्योरिटी, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। मुख्यालय कहाँ पर है? बीजिंग, चाइना में। मेंबर कंट्री कितने हैं? 8 मेंबर कंट्री हैं और 4 ऑब्जर्वर देश हैं। तो मेंबर कंट्री कौन कौन है? चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। ओके, भारत और पाकिस्तान को 2017 में मेंबर कंट्री की मान्यता मिली थी। तो अब रैट्स के बारे में भी जान लेते हैं। RATS यानी रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर, ये एससीओ का एक पार्ट है। देखिए कोई भी संगठन होता है तो उसके बहुत सारे अंग होते हैं, तो रैट्स भी एससीओ का एक हिस्सा है, इम्पॉर्टेंट। मुख्यालय कहाँ पर है? ताशकंद में है इसका। और एससीओ का अस्थायी अंग है जो कि आतंकवाद, अलगाववाद, इन सब मामलों पर काम करता है सदस्य देशों के बीच में। तो यह सवाल उठता है कि कहाँ पर ये आयोजित होगा पाब्बी एंटी टेरर 2021 एक्सरसाइज। मैप में देख लेते हैं, आपके सामने है वर्ल्ड मैप और यह रहा प्यारा भारत। तो इस बगल में पाकिस्तान है, तो कश्मीर के ठीक पास में ही अब इस तरफ जो है वो पेशावर के पास में ये इलाका है पब्बी। तो वहीं पर ये एक्सरसाइज होगा और ये एक्सरसाइज पाकिस्तानी सेना का NCTC सेक्रेटेरिएट में होगा, यानी नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पर होगा। ओके, तो यहीं पर एससीओ के मेंबर कंट्री मिलेंगे और यहाँ की आर्मी यहाँ पर एंटी टेरर एक्सरसाइज करेंगे। तो ये सवाल उठता है कि अचानक से इंडिया इतिहास में पहली बार क्यों जा रहा है पाकिस्तान में, और वहाँ पर
क्या इतने मतलब बेहतर संबंध हो गए हैं कि हम वहाँ एंटी टेरर एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, आर्मी एक्सरसाइज करने जा रही है। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में काफ़ी टेंशन रहा है, लेकिन अभी माहौल सुधरता हुआ दिख रहा है। इसी मार्च के पहले सप्ताह में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत पाकिस्तान के बीच में शांति की बात कही थी। इसके बाद दोनों देशों की सेनाओं ने LOC पर सीज फायर किया था, जो कि बिल्कुल कड़ाई से पालन किया जा रहा है। गोलियां नहीं चली हैं अभी हाल में जो सीज फायर हुआ है उसके बाद से। और उसके बाद पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख है जनरल कमर जावेद बाजवा, तो उन्होंने भी अपना बयान दिया और कहा कि दोनों देशों को पुरानी बातें भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को पाकिस्तान दिवस पर मुबारकबाद लेटर भेजा है 23 मार्च को। ये रहा लेटर, ओके। इसमें इमरान खान को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिज एक्सीलेंसी ये कहकर संबोधित किया है। तो और इंडिया ने ये कहा है, यानी प्रधानमंत्री ने कहा है कि एक पड़ोसी देश के तौर पर भारत पाकिस्तान के लोगों के साथ खुशगवार रिश्ते चाहता है। उन्होंने लेटर में लिखा है कि ऐसा संभव बनाने के लिए आतंकवाद और शत्रुता मुक्त विश्वास और भरोसे भरे माहौल की ज़रूरत है। तो दूसरी ओर भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी को लेटर लिखा है, पाकिस्तान दिवस की मुबारकबाद दी है। ठीक है, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान में आहिस्ते आहिस्ते संबंध बेहतर हो रहे हैं और हो सकता है कि इंडिया की जो आर्मी है वो एक्सरसाइज में जाए वहाँ पर और ये इतिहास होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले बता दूं कि 2020 का जो करंट अफेयर्स का बुक है अमेजन पर बेस्ट सेलर है, उस पर छूट चल रही है। 250 की बुक है, 130 रुपये में अवेलेबल है अमेजन पे। कुछ ही दिनों के लिए है, कम कीमत की गई है अमेजन के द्वारा। आप देख सकते हो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और हाँ, 2021 का जो जनवरी से मार्च तक का करंट अफेयर्स है अवेलेबल हो गया है, तमाम एग्जामिनेशन में काम आएगा। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। क्वेश्चन होगा, किस पड़ोसी देश में गृह युद्ध के दौरान हुए मानवाधिकार उल्लंघन के खिलाफ प्रस्ताव आया UNHRC में? तो भारत मतदान से दूर रहा। किस देश का मामला है? आंसर है श्रीलंका। ओके, भारत वोटिंग से एब्सटेन रहा, मतलब मतदान में भाग नहीं लिया है इंडिया ने। तो यहाँ पर कई सारे मुद्दे हैं जिन पर बात करेंगे, बताएंगे आपको। तो सबसे पहले UNHRC के बारे में जान लें, जो इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल। मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 2006 को। सदस्य देश कितने हैं? 47। ये चुन के आते हैं अलग अलग सालों में। प्रेसिडेंट कौन है? नजहत शमीम इस वक्त। उद्देश्य क्या है? तो पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना और प्रोटेक्ट करना। ठीक है, तो UNHRC में कौन सा प्रस्ताव गया था श्रीलंका के खिलाफ? तो प्रस्ताव का नाम था प्रमोशन ऑफ रिकंसिलिएशन, अकाउंटेबिलिटी एंड ह्यूमन राइट्स इन श्रीलंका, ये शीर्षक था। तो इसमें क्या प्रस्ताव था जिस पर वोटिंग हुई थी? सवाल ये होगा। तो प्रस्ताव में ये कहा गया था कि श्रीलंका में जो गृह युद्ध हुआ 25 से 37 साल तक, तो वो 2009 में समाप्त हुआ। तो इस दौरान सेना ने श्रीलंकाई तमिलों पर अत्याचार किया। नरसंहार की भी बात सामने आई थी सेना के द्वारा। तो इस सिविल वॉर में जो अपराध हुए थे सेना के द्वारा, सेना के अधिकारियों के द्वारा या फिर LTTE के द्वारा भी, तो उसके सबूत इकट्ठे करना, उसकी जानकारी इकट्ठा करना और उसको संरक्षित करना, ताकि आने वाले वक्त में श्रीलंका के जो सैन्य अधिकारी हैं, जिन लोगों ने अपराध किया है मानवाधिकार का, हनन का, तो उस पर कार्रवाई हो सके। तो अब इसके बारे में और बात करते हैं। पहले श्रीलंका का मैप देख लेते हैं। ओके, सामने है वर्ल्ड मैप और रहा प्यारा भारत सामने। उसके ठीक नीचे ये है श्रीलंका। झंडा इसका कौन सा है? मेरे बगल में आप देख रहे हैं, ये है झंडा। राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। आबादी कितनी है? 2 करोड़ 20 लाख। प्रेसिडेंट कौन है इस वक्त? गोटाबाया राजपक्षे। और उनके भाई हैं इस वक्त प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे। तो सिविल वॉर को समझने के लिए वहाँ के जो इथनिक ग्रुप्स हैं, यानी जातीय समूह हैं, उनको जानना होगा। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो आबादी है वो सिंगलेज की है, सिंगला, 74.9%। इसके बाद है श्रीलंकन तमिल की आबादी 11.2%। ओके, तो यहाँ श्रीलंकन तमिल जो थे हैं उन पर अत्याचार हुआ था।
तो एक मैप आपको दिखाता हूँ, यह है श्रीलंका का मैप। तो इसके जो ऊपर रेड कलर में जो हिस्सा दिख रहा है, ओके, और इस तरफ में जो कुछ इलाका दिख रहा है जो डार्क रेड कलर का है, तो उस इलाके में श्रीलंकाई तमिलों की काफ़ी आबादी है। बाकी जो है वह सिंगली आबादी रहती है वहाँ पर। तो श्रीलंका में श्रीलंकाई जो तमिल हैं उनकी आबादी 20 से 22 लाख के आसपास है। श्रीलंकाई तमिल उसी तरह के हैं जैसे भारत के तमिलनाडु राज्य में जो तमिल हैं वो सब, ओके। तो 1980 से पहले श्रीलंकन तमिल को ये लगता था कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, अभी भी लग रहा है, और जितने अधिकार सिंगली यानी वहाँ के जो ज़्यादा आबादी जिनके थी सिंगली उनको थे अधिकार, जितने उतने अधिकार श्रीलंकाई तमिलों के पास नहीं थे। सरकार जो है वो श्रीलंकाई तमिलों के इलाके में ध्यान नहीं दे रही थी, डेवलपमेंट नहीं हो रहे थे, और एक तरह से अविश्वास हुआ था वहाँ की गवर्नमेंट के खिलाफ। ज़्यादातर डेवलपमेंट फंड जो है वो सिंगली कम्युनिटी के इलाके में दे दिए जाते थे, ओके। तो ऐसे में एक ग्रुप खड़ा हुआ LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। उसका मकसद था कि श्रीलंका टूट जाए और श्रीलंकन तमिल के लिए एक अलग देश बन जाए, और इसके लीडर थे वेलुपिल्लई प्रभाकरन। तो प्रभाकरन ने 23 जुलाई 1983 को युद्ध की घोषणा कर दी थी, ओके। तो मेरे बगल में ये मैप देख रहे हैं आप, तो इसमें जो ग्रीन कलर का पूरा इलाका है उस पर LTTE ने दावा किया था, LTTE ने। सिविल वॉर में शामिल लोग जो थे वो तमिल ईलम नाम से अपना एक देश बनाना चाहते थे। घोषित रूप से 25 साल 9 महीने तक ये सिविल वॉर चला। वैसे UNHRC जो है, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल, तो उसमें 37 साल बताया गया है ये सिविल वॉर का, ओके। तो LTTE की अपनी आर्मी थी, नेवी थी, यहाँ तक कि एयरफोर्स भी उन लोगों ने बना लिया था बहुत बड़े इलाके में, ओके। हालांकि धीरे धीरे वक्त में वो इलाका कम होता गया और 2009 में आखिरकार वो पूरा ख़त्म हो गया उनका दबदबा। तो जो श्रीलंका में गृह युद्ध चल रहा था उसकी शांति के लिए काफ़ी वक्त पहले ही भारत ने भी प्रयास किए थे। तत्कालीन जो भारतीय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उन्होंने कुछ वक्त के लिए पीस कीपिंग फोर्स भेजा था इंडिया की ओर से, यानी शांति सैनिक। हालांकि बात बिगड़ गई थी, बाद में फोर्स को वापस बुलाया गया था। इसमें 1200 से ज़्यादा भारतीय सैनिक भी शहीद हुए थे। बाद में 1991 में राजीव गांधी की बम ब्लास्ट में हत्या कर दी गई थी, और इसमें LTTE की भूमिका सामने आई थी, ओके। और ये भी बात सामने आई थी कि LTTE के जो चीफ प्रभाकरन हैं उन्होंने राजीव गांधी की हत्या का आदेश जारी किया था, ओके। तो बहुत सारे न्यूज़ हैं वगैरह वगैरह। राजीव गांधी की आखिरी तस्वीर है ब्लास्ट से पहले की है। तो जैसा कि आपने मैप पहले भी देखा, ये इतना पूरा इलाका जो ग्रीन कलर का है डार्क में, वो सब प्रभाकरन के कब्जे में था एक तरह से। लेकिन धीरे धीरे साल दर साल वो इलाका सिमटता चला गया, और 2009 में सिमट के बस कुछ ही इलाके में रह गया जो डार्क ग्रीन इलाका दिख रहा है, ओके। तो लंबी लड़ाई के बाद 18 मई 2009 को श्रीलंका के सेना ने LTTE के चीफ प्रभाकरन को मार दिया था। तब श्रीलंका में गृह युद्ध समाप्त हुआ, और अनुमान यह है कि इस सिविल वॉर में 1 लाख से 2.25 लाख लोग मारे गए थे। उस वक्त यानी 2009 में श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन थे? महिंदा राजपक्षे, जो आज अभी प्रधानमंत्री हैं, ओके। तो सिविल वॉर के दौरान श्रीलंकाई सरकार और LTTE दोनों पर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगे। दोनों के बीच जो युद्ध हुआ उसमें बहुत जानें गई, जैसे मैंने बताया 1 लाख से 3.5 लाख लोगों की। लेकिन जब सिविल वॉर समाप्त हुआ 2009 में, उसके बाद श्रीलंका की जो सेना है उसने श्रीलंकन तमिलों पर खूब अत्याचार किए, ऐसी बात सामने आई। LTTE के हारने के बाद बदले की भावना से तमिलों पर टारगेट किया गया, हजारों हजार लोगों को मार दिया गया, 20,000 से ज़्यादा लोग गायब हो गए, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनको भी मार दिया गया, महिलाओं के साथ रेप हुए। तो ये सब घटनाएं हुई, और ये माना जाता है कि श्रीलंका की सेना ने जेनोसाइड किया था, यानी नरसंहार किया था। तो एक सवाल उठता है कि इतने साल बाद 2009 की बात है, और अब क्यों UNHRC में ये मामला उठा है? दरअसल हुआ क्या कि अभी हाल ही में श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट हैं गोटाबाया राजपक्षे, उन्होंने ये बयान दिया मीडिया में और कहा, ऐलान किया कि श्रीलंका की जो आर्मी है उसने कभी भी जेनोसाइड यानी नरसंहार नहीं किया। कुछ लोग
हमारे मारे गए और कुछ एलटीटी के मारे गए, ऐसा उनका कहना था। इसके अलावा कोई भी सिस्टमेटिक तरीके से कोई सिविलियन को किसी को मारा नहीं गया। तो श्रीलंकाई प्रेसिडेंट के इस स्टेटमेंट के आने के बाद यूएनएचआरसी यानी यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो है वो जाग गया और उसने कहा कि अब इस मामले की हम तो इंक्वायरी करेंगे और इसके लिए प्रस्ताव आया, वोटिंग हुई। श्रीलंका की जो आर्मी है उसके ऑफिसर, सोल्जर्स, जिन लोगों ने भी मानवाधिकार हनन किए उसकी जांच होगी। तो इसी पर वोटिंग थी कि क्या श्रीलंका को अकाउंटेबिलिटी और ह्यूमन राइट्स पर फोकस करना चाहिए या नहीं। तो 47 मेंबर हैं यूएनएचआरसी में, वोटिंग हुई और प्रस्ताव के पक्ष में 22 मेंबर ने वोट किए थे। ये पूरी लिस्ट है यूएनएचआरसी की, ओके। तो 22 मेंबर कंट्री ने वोट किए पक्ष में, तो यानी प्रस्ताव को पारित होना चाहिए, प्रस्ताव पास हो जाना चाहिए। उनमें कौन कौन से थे? यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, फ्रांस, जर्मनी, इटली, मैक्सिको, पोलैंड, कोरिया और भी कई देश थे, ओके। और प्रस्ताव के विरोध में यानी श्रीलंका के समर्थन में कि वहाँ कुछ ऐसा नहीं हुआ था और ये प्रस्ताव लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो नो वोट किया 11 मेंबर्स ने। 11 मेंबर्स कंट्री ने कहा कि हम इसका विरोध करते हैं, ये प्रस्ताव पास नहीं होना चाहिए। कौन कौन से देश थे ऐसे? चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, रूस, फिलीपींस, सोमालिया, उज्बेकिस्तान, क्यूबा। तो ये सब देश थे जिन्होंने श्रीलंका का साथ दिया। और एब्सटेन करने वाले देशों में यानी मतदान में भाग नहीं लेने वाले देशों की संख्या 14 थी। इनमें भारत के साथ साथ नेपाल, जापान, इंडोनेशिया ये सब शामिल थे, ओके। तो ये जो वोटिंग था उसका मकसद यही था कि श्रीलंका के सिविल वॉर से संबंधित जो भी अपराध हुए उसकी जानकारी, सबूत इकट्ठा करना और संरक्षित करना, ठीक है। तो यहाँ पर सवाल उठता है, तो देखिए ये टॉपिक थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन चूंकि पड़ोसी देश का मामला है और ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ये करंट अफेयर्स तो है ही, साथ में ये जनरल अवेयरनेस का भी मामला है। और चूंकि पड़ोसी देश का मामला है इसलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो अक्सर तमाम एग्जामिनेशन में आ जाते हैं श्रीलंका के बारे में। जो भी मैं बता रहा हूँ जिस तरीके से अलग अलग मुद्दों को, तो वो सब इम्पॉर्टेंट है। तो सवाल उठता है कि भारत ने एब्सटेन क्यों किया, भारत क्यों नहीं वोट किया, पक्ष में या विपक्ष में। देखिए यहाँ पर भारत सरकार पर दो तरफा प्रेशर था। एक तरफ भारत में रहने वाले जो तमिलनाडु में रहते तमिल, वो चाहते थे कि भारत को प्रस्ताव के समर्थन में वोट देना चाहिए और वहाँ चुनाव भी अभी चुनाव हो रहा है। दूसरी ओर श्रीलंका के खिलाफ वोट देने का मतलब ये था कि वहाँ जो प्रोजेक्ट हैं उससे हाथ धो बैठना और वहाँ की जनता के बीच में भारत विरोधी माहौल जैसा बनना। तो इंडिया ने वोटिंग से अनुपस्थित रहने का फैसला किया, ओके। लेकिन चीन और पाकिस्तान ने उसका साथ दिया श्रीलंका का, ओके। देखिए चीन जो है वो श्रीलंका के तमाम प्रोजेक्ट्स में लोन दे रहा है और इंटरनेशनली एक तरह से सपोर्ट कर रहा है, ये भी मैसेज किया है। हालांकि चीन ने लोन देकर श्रीलंका का जो हम्बनटोटा बंदरगाह पोर्ट है उसको हड़प लिया और भी कई सारे मौके वो देख रहा है। तो अब श्रीलंका में ये माहौल गया है कि चाइना जो है उसका मोस्ट फ्रेंडली कंट्री है। तो ये है पूरा मामला। मुझे लगता है पूरी बात आप समझ चुके होंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में बताना और हाँ, लाइक बटन दबाना मत भूलना और दोस्तों को शेयर जरूर करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक लेते हैं। थोड़ा लंबा हो गया, मेरी आदत रही है कि कोई टॉपिक अगर बताऊँ मैं तो पूरा आपको समझ में आना चाहिए, ओके। पसंद आ रहा हो तो तमाम दोस्तों को ज़रूर शेयर करना। अगला क्वेश्चन है, खेल मंत्रालय ने भारतीय शैली के किस खेल संघ को राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दी है? कौन सा है? आंसर होगा भारतीय शैली के भारतीय कुश्ती संघ यानी इंडियन स्टाइल रेसलिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ISWAI। तो इसको मान्यता दी है अभी हाल ही में और ये बयान जारी किया है ISWAI ने। इस संघ का गठन हुआ था 1958 में और इस संगठन ने ये कहा है कि महासंघों को जो दूसरी सुविधाएं मिलती हैं वो अब भारतीय शैली की जो भारतीय कुश्ती है संघ है उसको भी मिलेगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है। अब ये होगा सवाल कि भारतीय शैली की कुश्ती क्या है, जो पारंपरिक जो खेले जाते हैं कुश्ती रेसलिंग जो होती है अलग अलग मौके पर दुनिया भर में,
उसमें यानी जो ओलंपिक है उसमें और भारतीय शैली में क्या फ़र्क है? देखिए, इंडियन स्टाइल रेसलिंग जो है वो पारंपरिक स्वदेशी खेल है जो कि मिट्टी में या कीचड़ में खेला जाता है, जबकि जो जैसे ओलंपिक में जो गेम खेले जाते हैं वो पूरे मैट बिछा होता है और उस पर खेलते हैं कुश्ती। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व तपेदिक दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड टीबी डे। आंसर होगा 24 मार्च। ओके, 24 मार्च को ये दिवस मनाया जाता है। इम्पॉर्टेंट बात है टीबी। 2025 भारत ने ये तय किया हुआ है 2025 तक कि टीबी का उन्मूलन कर देंगे, भारत सरकार ने तय किया हुआ है। वर्ष 2021 की थीम क्या है? द क्लॉक इज टिकिंग। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व कठपुतली दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड पपेट डे। आंसर होगा 21 मार्च। ओके, कठपुतली दिवस ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। जीवी रामकृष्ण, उनका निधन हो गया 20 मार्च 2021 को, तो किस बोर्ड के अध्यक्ष थे? इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे। आंसर होगा सेबी। सेबी के वो चेयरमैन रह चुके थे, 91 ईयर के थे और उन्होंने सेबी में काम किया था एक बेहतरीन रूप से। अगला क्वेश्चन लेते हैं। विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता का नाम बताएं। फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन कौन है? आंसर होगा अरिंदम बागची। ओके, सीनियर डिप्लोमेट हैं, उनको इस पद पर नियुक्त किया गया है। अभी हाल ही में 1995 बैच के IFS अधिकारी हैं। किसका स्थान लिया है उन्होंने? अनुराग श्रीवास्तव का स्थान लिया है। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नागरिक विमानन महानिदेशालय कार्यालय यानी DGCA ने कोरोना के नए स्ट्रेन के चलते अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर कब तक के लिए रोक लगाए रखने की घोषणा की है? आंसर होगा 30 अप्रैल। आपको पता ही है कोरोना का जो नया वेरिएंट है वायरस का, वो देखने को मिल रहा है, नया स्ट्रेन, तो वो इंडिया में बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब ना कर दे, इस वजह से ये किया गया है। और भारत ने 27 देशों के साथ एयर बबल समझौता भी किया हुआ है। अमेरिका, ब्रिटेन, UAE, केन्या, भूटान, फ्रांस, ऐसे 27 देश हैं। तो इन दोनों देशों के बीच में समझौते के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें जो हैं चलती रहेंगी, लेकिन बाकी देशों से संपर्क नहीं रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें नहीं आएंगी। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 21 मार्च। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये मनाया जाता है। 2012 में ये शुरू हुआ था डाउन सिंड्रोम डे। 2021 की थीम क्या है? वी डिसाइड। डाउन सिंड्रोम क्या होता है? तो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, आनुवंशिक विकार है, उस श्रेणी में आता है और ये विकासात्मक विकलांगता का कारण भी बनता है। ओके, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पूरा PDF अवेलेबल हो गया है, मेरे बगल में डाउनलोड का लिंक है, क्लिक कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में भी PDF है और भी PDF है। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना।